Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 12th session for the course HRM 755 Performance Management, and I'm Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. As we always do whenever we start the new lecture, we first talk about what we have learned in the last lecture so that it develops a relationship what we have learned in the previous lecture and what we are going to learn in this lecture. Previous lecture में हमने chapter number 5 start किया था, which is about measuring results and behavior. हमने results वाला section पूरा पिछले lecture में complete कर लिया था. इस lecture में हम behavior को study करेंगे. अब हमने जब results की बात की थी तो हमने we discussed what are results, how do we measure results. तो हमने उसके लिए फिर देखा था कि there is a procedure. सबसे पहले हम क्या करते हैं, we determine the accountabilities, फिर हम objectives determine करते हैं, फिर हम performance standards determine करते हैं, और फिर हमने in detail with the case studies various examples हमने discuss किया था कि accountabilities क्या होती हैं, how do we determine accountabilities. और उसका simply जो हमने एक चीज़ उससे हमने नतीजा अख़ज़ किया था वो ये कि अकाउंटेबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो ब्रॉड एरियाज़ हैं जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. और हमने जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल बार बार डिस्कस की थी, एक तो हमने टारगेट कॉर्पोरेशन वाली केस स्टडी को रेफ़र किया था, दूसरा जो मैंने आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में वो ये थी कि इफ़ आई एम वर्किंग फॉर अ यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, आई एम द फैकल्टी मेंबर, मेरा accountability क्या है, my accountabilities are two areas, one is teaching, the other one is research. तीसरा अगर मैं ऐड करूँ तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी हो मेरे पास, लेकिन यूजुअली फैकल्टीज़ के पास या टीचिंग है या रिसर्च है. अब टीचिंग और रिसर्च मेरे वो दो ब्रॉड एरियाज़ हैं जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में या, और जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ से आती है, मेरी जॉब एनालिसिस किया, उन्होंने मुझे एक डिस्क्रिप्शन दी कि आपके ये दो एरियाज़ हैं, इसमें आपने फिर ये काम करने, और जो काम दिए हैं दोज आर माय ऑब्जेक्टिव्स. उन्होंने बताया कि जी ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने मीट कर लिए हैं, जो मीट नहीं किए, फिर एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना दिया कि जी ये स्टैंडर्ड है, इसके अगेंस्ट आपने कितने ऑब्जेक्टिव मीट किए हैं, कितने ऑब्जेक्टिव मीट नहीं किए, तो परफॉर्मेंस मेरी एक्सेप्टेबल है या परफॉर्मेंस मेरी नॉट एक्सेप्टेबल है. अब अगर हम देखते हैं कि रिजल्ट्स में, तो रिजल्ट्स में हम बात कर, जब डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स की या हमने अकाउंटेबिलिटीज़ की बात की, तो उसमें हम अगर इसी एग्जांपल को अगर स्पेसिफिकली मैं इसको आपको बताऊं डिटेल में, तो वो हमने देखा कि दो हमारे अकाउंटेबिलिटी एरियाज़ हैं, वन इज़ टीचिंग, द अदर वन इज़ रिसर्च. अब रिसर्च के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जी मैंने एक साल में कम से कम 5 रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, 5 रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने हैं मैंने एक साल में. टाइम ड्यूरेशन भी दी हुई है इसके अंदर, और मेरा स्पेसिफिक क्लियर कंसाइज टारगेट भी दिया हुआ है कि जी ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैंने 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, 5 रिसर्चेस करनी है, 5 रिपोर्टें बनानी है, लिखनी है. देन ये जो 5 मैंने रिसर्चेस की, इसमें से कम 2 मेरे रिसर्च पेपर किसी इंटरनेशनल जर्नल के अंदर पब्लिश होने चाहिए. दैट इज़ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये कि जी 5 रिसर्च पेपर्स लिखने. अब 5 में से 2 मेरे जो हैं अगर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होते हैं तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस अचीव कर ली, स्टैंडर्ड अचीव कर लिया. अगर मेरे ये पब्लिश नहीं होते, सपोज एक पब्लिश होता है एक पब्लिश नहीं होता, तो भी मैं स्टैंडर्ड अचीव नहीं करता. सपोज मेरे 3 पब्लिश हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैंने अचीव कर लिया. सो दिस वाज द प्रोसीजर, दिस वाज द थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन हाउ डू वी मेजर रिजल्ट्स. हमने जब भी रिजल्ट्स मेजर करने तो हमने डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं. इन तीनों की बेसिस के ऊपर हमने अपने रिजल्ट्स मेजर करने. और फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्दर बात की कि जी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उसके
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुड स्टैंडर्ड्स किन्हें हम कहते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम जब डिटर्मिन करते हैं तो उसके फिर हमने डिटर्मिनेंट्स देखे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के। इसी तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के, कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो भी अचीवेबल होना चाहिए, अलाइंड विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और हमने वेरियस इसमें देखे क्लियर, कंसाइज होना चाहिए और उसके अलावा टू द पॉइंट होना चाहिए। So this was all about what we have learned in the last lecture. Now let's go to the today's lecture. The agenda for today's lecture is measuring behavior. हम बिहेवियर, पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी रिजल्ट्स को कैसे मेजर करते हैं, अब हम बात करेंगे बिहेवियर को कैसे मेजर करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या हैं, कंपैरेटिव सिस्टम्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं कंपैरेटिव सिस्टम्स के, डिसएडवांटेजेस कंपैरेटिव सिस्टम्स के क्या हैं, फिर एब्सोल्यूट सिस्टम क्या होता है। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और आज के लेक्चर में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 5 of the section number 2. Let's start this lecture now. Measuring behavior. A behavior approach to measuring performance includes the assessment of competencies. Behavior approach क्या है, measuring performance measure करने के लिए है assessment of competencies. Competencies क्या होती हैं, are measurable clusters of knowledge, skills and abilities that are critical in determining how results will be achieved. अब competencies क्या है, knowledge, skills and abilities, ये हमारी 3 competencies हैं। इनके अंदर देखते हैं कि कितना जो है नॉलेज का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, स्किल्स कैसी हैं, एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इनको हम मेजर करते हैं। तो इनके थ्रू इवेंचुअली हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, बिहेवियर मेजर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर कस्टमर सर्विसेज, रिटन ओरल कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिपेंडेबिलिटी। ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं कॉम्पिटेंसीज की, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज की। We can consider 2 types of competencies. अब competencies की फर्दर फिर 2 टाइप्स होती हैं। One is differentiating competencies, one is threshold competencies. 2 टाइप्स हैं, एक है differentiating, एक है threshold. Differentiating competencies कौन सी हैं? Which are those that allow us to distinguish between average and superior performers. जो कि हमें distinguish करना बताती हैं average और superior में, कि एक बंदे की परफॉर्मेंस एवरेज है, एक की सुपीरियर परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। इसी तरह थ्रेशोल्ड है, विच आर दोज दैट एवरीवन नीड्स टू डिस्प्ले टू द जॉब टू अ मिनिमली एडुकेट स्टैंडर्ड। कॉम्पिटेंसीज की हमने बात की कि बिहेवियर है, बिहेवियर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, थ्रू कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज हमने कहा क्या क्या है, नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज हैं। फिर हम कहते हैं कि 2 तरह की कॉम्पिटेंसीज होती हैं, एक होती है डिफरेंशिएटिंग और एक होती है थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएटिंग जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि वो डिफरेंशिएट करती हैं बिटवीन द एम्प्लॉयज़, कि कौन सा एम्प्लॉय कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब एक एम्प्लॉय है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज़ हैं। अब 10 एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसका हम एक एवरेज निकाल देते हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय एवरेज, तकरीबन उसकी एवरेज परफॉर्मेंस है, तो हम कहते हैं कि एवरेज इसकी परफॉर्मेंस है इस एम्प्लॉय की। एक उसकी एवरेज से ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं कि ये सुपीरियर परफॉर्मर है, ये उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। एक कम परफॉर्म कर रहा है, एक ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। फिर एक है थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी, कि थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि मिनिमम वो लेवल कॉम्पिटेंसी का जो रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, अगर उससे कम कॉम्पिटेंसी होगी तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नाउ 2 थिंग्स, डिफरेंशिएटिंग, थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएटिंग नाम से जाहिर है डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द एम्प्लॉयज उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। थ्रेशोल्ड मिनिमम लेवल है, इससे कम जो है कॉम्पिटेंसी जो है, इससे कम
परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मिनिमम है मिनिमम एडुकेट स्टैंडर्ड है जो कि अचीव करना है तमाम एम्प्लॉयज़ ने। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पोजिशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी project manager, our differentiating competency is process management. Process management is defined as the ability to manage project activities. For the same position, a threshold competency is change management. The change management competency include knowledge of behavioral sciences, operational and relational skills and sensitivity to motivators. देखो जी, एक पोजीशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT प्रोजेक्ट मैनेजर की। अब उसके लिए, उस जॉब के लिए, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए मिनिमम क्या है, डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटेंसी क्या है कि वो एबिलिटी टू मैनेज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, एबिलिटी टू मैनेज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। अब और उसके लिए थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी है कि उसे ऑपरेशंस का, रिलेशनल स्किल्स का, सेंसिटिविटी टू मोटिवेटर्स का, बिहेवियरल साइंसेस का पता होना चाहिए, उसके पास इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। इस नॉलेज के बगैर वो काम नहीं कर सकता, लेकिन वो एबिलिटी टू मैनेज प्रोजेक्ट के बगैर फिर भी काम कर लेगा। वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है डिफरेंशिएटिंग, उसके अंदर एबिलिटी ना भी हो तो उसकी क्या होगा, परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। लेकिन थ्रेशोल्ड अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो वो काम ही नहीं कर सकेगा, नॉलेज ही नहीं होगी उसके पास काम करने की। लीडरशिप कॉम्पिटेंसी ज़ेरॉक्स कैपिटल सर्विसेज, एक हम केस स्टडी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एट ज़ेरॉक्स कैपिटल सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज वाज द फर्स्ट स्टेप इन अ सक्सेसफुल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है, आइडेंटिफाइंग लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज वाज द फर्स्ट स्टेप इन सक्सेसफुल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला स्टेप था कि लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाए। Xerox Capital Services XCS is jointly owned by Xerox Corporation and General Electric. The company specializes in financing, risk analysis and credit approval and employs 1,800 people in the United States. वो फाइनेंसिंग, रिस्क एनालिसिस और क्रेडिट अप्रूवल के जो है में स्पेशलाइज करती है कंपनी। 1800 एम्प्लॉयज़ हैं अमेरिका में उसके। A leadership development program at XCS was focused on high potential future leaders that were currently in pre-management roles. लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का फोकस या गोल क्या है कि हाई पोटेंशियल लीडर्स जो हैं उनको लीडर्स बनाया जाए, फ्यूचर लीडर्स बनाया जाए हाई पोटेंशियल को, जो कि करंटली प्री मैनेजमेंट रोल्स के अंदर इस वक्त लोग मौजूद हैं। Important step in developing was training sessions was to identify the key competencies of leaders, और उन्होंने through trainings उन्होंने important step ये लिया कि trainings कराई और identify किया कि key competencies क्या होनी चाहिए और leaders के अंदर। This process involved senior managers, इसमें उन्होंने senior managers को involve किया, giving their opinion about what was the most critical for leadership success in company। उन्होंने कहा जी कि company की leadership success के लिए critical factors क्या हैं। After clearly defined of 12 competencies were identified, 12 competencies उन्होंने identify किए। A curriculum was developed और उन्होंने फिर कोर्स एक बनाया जिसमें क्या किया, that included readings in specific course each week on each topic, हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने कोर्स रन किया। In summary, Xerox Capital Services provide an example of importance of identifying competencies and how the competencies can be used within the context of performance management system। और ये केस स्टडी बेसिकली हमें क्या बताती है कि उन्होंने कैसे competencies उन्होंने आइडेंटिफाई की और उनके ऊपर उन्होंने उन तमाम जो प्री मैनेजमेंट रोल्स के अंदर लीडर्स थे, फ्यूचर लीडर्स, उनको ट्रेनिंग कराई, उनको केस स्टडीज दी, उनको उन्होंने प्रैक्टिस कराई, सो दैट उनकी एक तो फ्यूचर लीडर्स जनरेट होंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस एनहांस होगा और कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। इंडिकेटर, टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉय पोजेसेस अ कॉम्पिटेंसी वी मेजर इंडिकेटर्स। एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉय पोजेसेस अ कॉम्पिटेंसी, हर एम्प्लॉय की हम कॉम्पिटेंसी देखते हैं हर फैक्टर पे। जब हम कॉम्पिटेंसी देखते हैं कि इस फैक्टर पे कितना कॉम्पिटेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स डेवलप करते हैं। एन इंडिकेटर इज अ बिहेवियर दैट इफ डिस्प्ले सजेस्ट दैट कॉम्पिटेंसी इज प्रेजेंट।
और इंडिकेटर बेसिकली क्या है, वो ऐसा बिहेवियर है कि अगर वो एम्प्लॉय वो बिहेवियर शो करे तो उसका मतलब उसमें कॉम्पिटेंसी मौजूद है. एज नोटेड अर्लियर, competencies should be defined in behavioral terms. अब competencies हमने behavioral terms में कैसे, क्योंकि indicators के थ्रू हम कर रहे हैं. Take the case of a professor teaching an online course. एक प्रोफेसर की हम एग्जांपल लेते हैं जो कि एक ऑनलाइन कोर्स पढ़ा रहा है. An important competency could be communication. और एक सबसे important जो competency है इसके लिए performance indicator that is communication. This competency is defined as the set of behaviors that enables a professor to convey information so that students are able to receive it and understand it. अब इस competency को कैसे achieve कर रहा है प्रोफेसर कि वो एक ऐसा behavior ऐसे तरीके से पढ़ा रहा है कि जो बात वो कह रहा है वो students को समझ आ रही है और वो understand भी कर रहे हैं. For example, one such behavior might be whether the professor is conveying information during pre-assigned times and dates. इसकी एक एग्जांपल ऐसी भी हो सकती है कि प्रोफेसर क्या जो पहले से स्टूडेंट्स को टाइम बताया हुआ है उसी टाइम के ऊपर वो जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उसी डेट के ऊपर लेक्चर डिलीवर कर रहा है. दैट इज if the professor is not present at the chat room at the pre-specified dates and time, no communication is possible. अब अगर ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन आपको अगर पढ़ा रहे हैं क्या कहते हैं इंटरनेट के ऊपर लेक्चर अगर अवेलेबल है और उसके बाद चैट रूम्स हैं, चैट रूम में जाके आप अपने प्रोफेसर से सवाल पूछ सकते हैं, वो जवाब देता है और उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि इतने बजे प्रोफेसर अवेलेबल होगा, इतने से इतने बजे तक आप सवाल पूछ सकते हैं. अब अगर उतने बजे प्रोफेसर अवेलेबल नहीं होता तो नो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. कम्युनिकेशन होगी नहीं, फिर स्टूडेंट किससे पूछेंगे सवाल, प्रोफेसर तो है नहीं. The example of competency communication for a professor teaching an online course, one indicator is whether the professor shows up at that chat room at the pre-established dates and time. और क्या है, प्रोफेसर pre-established date और time के ऊपर वहाँ उसका एक इंडिकेटर ये कि वो आता है या नहीं आता. Another behavioral indicator of the competency communication would be whether the responses provided by the professor address the questions asked by the students or whether the answers are only tangible to the questions asked. Now, क्या दो बातें, दो indicators हैं प्रोफेसर की परफॉर्मेंस या उसका बिहेवियर जानने के लिए. पहली बात ये कि अगर वो जो पहले से टाइम डिसाइड हुआ हुआ, डेट डिसाइड हुई, उस पर वो चैट रूम में साइन इन करता आता है, स्टूडेंट से बातचीत करता है या नहीं. दूसरी बात, स्टूडेंट्स जो सवाल प्रोफेसर से करते हैं क्या वो उनका ठीक जवाब देता है या जवाब बस जान छुड़ाने के लिए जो टेंजेंशियल किस्म का वो जवाब दे देता है. 5 indicators whose presence would indicate the existence of consideration competency are the following. Support subordinate project, ask about the well-being of employees lives outside of the work, encourage subordinates to reach their established goals, get to know employees personally, show respect for employees' work and home lives. कि consideration भी competency है, one of the factor है consideration. अगर consideration competency हो तो उसके लिए क्या factors होंगे. पहला factor उसका होगा कि जी support करता है सबॉर्डिनेट्स के प्रोजेक्ट को. कंसिडरेट है, कंसिडरेट हम किसे कहते हैं कि जो कंसिडरेट हम उस बंदे को कहते हैं जो आपकी बात गौर से सुनता है, आपकी बात पे अटेंशन देता है. अब हम कहते हैं सपोर्ट सबॉर्डिनेट प्रोजेक्ट कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके प्रोजेक्ट को देखता है, सुनता है, वो इट इज़ अ कंसिडरेशन कॉम्पिटेंसी ऑफ अ मैनेजर. दूसरा है आस्क अबाउट द वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने वेल बीइंग एम्प्लॉयज़ के बारे में उनका हाल चाल पूछता है. तीसरा है एनकरेज सबॉर्डिनेट्स टू रीच देयर एस्टैब्लिश्ड गोल, उनको इनकरेज करता है मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कि अपने जो गोल्स हैं, प्री एस्टैब्लिश्ड गोल्स हैं, उनको अचीव करें, उनको पर्सनली जानना चाहता है. फिर रिस्पेक्ट उनके घर की, उनके पर्सनल लाइफ्स की जो है मैनेजर उनकी रिस्पेक्ट भी करता है. सो दीज आर ऑल, this is an example of consideration competency.
हमने पहले और कॉम्पिटेंसीज़ की हमने बात की, हमने प्रोफेसर की कॉम्पिटेंसी की बात की थी, उसकी टीचिंग कॉम्पिटेंसी की बात की थी। अब हम कंसिडरेशन कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं। Now what are the components of competency? In describing a competency, the following components must be present. ये components present होने चाहिए हर competency को basically describe करने के लिए। Definition of competency कि competency है क्या? Description of specific behavioral indicators that can be observed when someone demonstrate a competency effectively कि कौन सा specific behavior जो है वो कोई एम्प्लॉय शो करे तो उसका मतलब है कि ये कॉम्पिटेंसी प्रेजेंट है उस बंदे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर्स दैट आर लाइकली टू अकर व्हेन समवन डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट। फिर हमने पहले तो बात की कि आपने कि जी कॉम्पिटेंसी होती क्या है। हर कॉम्पिटेंसी को बेसिकली हम इस तरह से उसके कंपोनेंट्स हैं कॉम्पिटेंसी के कि हम जब भी कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले तो उसे डिफाइन करें कि आप किस कॉम्पिटेंसी की बात करें, फिर हम उसको डिफाइन करें कि कौन सा बिहेवियर है जो कि शो करेगा कि कॉम्पिटेंसी है, कौन सा बिहेवियर है जो शो करेगा कॉम्पिटेंसी नहीं है। फिर लिस्ट ऑफ सजेशंस फॉर डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी इन क्वेश्चंस कि फिर अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप की जा सकती है, उसके लिए एक सजेशंस बनाई जाए। दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉम्पिटेंसी। नाउ कमिंग टू द कॉम्पिटेंसी सिस्टम्स, two types of systems are used to evaluate competencies. पहला है comparative, दूसरा absolute. This system bases the measurement on comparing employees with one another. Absolute क्या है? This system bases the measurement on comparing employees with a pre-specified performance standard. Let's go back again. सबसे पहले हमने बिहेवियर की बात की। बिहेवियर हमने बेसिकली दिस चैप्टर इज़ अबाउट मेजरिंग रिजल्ट्स एंड बिहेवियर। पिछले हमने लेक्चर के अंदर रिजल्ट्स को मेजर किया था। रिजल्ट्स को हमने मेजर 3 तरीक़ों से उसे किया था, हमने एक प्रोसेस से हम गुजरे थे। उसके बाद हम आ गए हैं मेजरिंग बिहेवियर पे। हम कहते हैं कि जी बिहेवियर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि किसी कॉम्पिटेंसी को असेस करके। कॉम्पिटेंसी क्या होती है कि वन ऑफ द कॉम्पिटेंसी कैन बी क्रिएटिव थिंकिंग कि मैं क्रिएटिवली सोच सकता हूँ या सोचता हूँ या नहीं सोचता। एक और मेरी कॉम्पिटेंसी हो सकती है ओरल कम्युनिकेशन कि मैं बोलने में बहुत अच्छा हूँ या नहीं अच्छा। ठीक है, अब हम जब कहते हैं कि हम फिर उसके हम 2 टाइप्स फर्दर देखते हैं कॉम्पिटेंसी की, एक है डिफरेंशिएटिंग, एक है थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएटिंग तो कॉम्पिटेंसी वो होती है जो कि मुझे दूसरे एम्प्लॉय से मुमताज़ करती है कि मैं उससे बेहतर हूँ या वो मुझसे बदतर है। ये होती है डिफरेंशिएटिंग, एक दूसरे से जो मुमताज़ करती है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है आपस में एम्प्लॉयज़ में। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी क्या है कि किसी काम को करने के लिए मिनिमम मेरे पास क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। सपोज कि कस्टमर सर्विसेज की जॉब है तो मेरी कॉम्पिटेंसी, मिनिमम कॉम्पिटेंसी मेरी होनी चाहिए कि मेरा अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अखलाक अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर से मेरा रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और मैं वो जॉब नहीं कर सकूँगा। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि हम कॉम्पिटेंसी को मेजर कैसे करते हैं, थ्रू इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स बेसिकली ये होते हैं कि किसी भी शख्स में कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर कि ये बिहेवियर अगर ऐसे है तो इसका मतलब, अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि काइंडनेस अगर एक कॉम्पिटेंसी है किसी जॉब के लिए, काइंडनेस ज़रूरी है, या गुड जो है कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी कॉम्पिटेंसी है तो मैं कैसे पता चलेगा? उसके इंडिकेटर क्या होंगे कि अगर इफ़ आई एम टॉकिंग वेल विद द कस्टमर तो दैट मीन्स के ये एक इंडिकेटर है कि मेरी कॉम्पिटेंसी मुझ में है। अगर मैं उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहा, उसको बात नहीं समझा पा रहा, तो उसका मतलब मेरे ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है और ये बिहेवियर शो कर रहा है कि मेरे अंदर, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे अंदर ये ओरल कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी नहीं है। फिर हमने उसके बाद बात की इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर्स को हम
अगर हमने कंसिडरेशन कॉम्पिटेंसी की बात की तो हमने कंसिडरेशन कॉम्पिटेंसी में देखा कि कंसिडरेशन कॉम्पिटेंसी के क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी कंपोनेंट्स क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी के। सबसे पहले तो हमने कहा कि जी हम डिफाइन करते हैं कॉम्पिटेंसी है क्या। कॉम्पिटेंसी हम डिफाइन करते हैं कि है क्या। जैसे कॉम्पिटेंसी हमें कहते हैं कि जी हार्ड वर्क, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मेरी ये कॉम्पिटेंसी है। अब हार्ड वर्क आप कैसे डिफाइन करते हैं कि जी डेली आई कम टू द ऑफिस में डेली 5 फाइलें चेक करता हूँ या 10 फाइलें डेली चेक करता हूँ। तो एवरेज जो लोग हैं अगर वो 3 फाइलें देख रहे हैं तो मैं 10 देख रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं आई एम हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर है कि जी मैं 10 फाइलें देख रहा हूँ, तो इस वजह से ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मेरी कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंसी मुझ में है। और अगर मैं 2 फाइलें डेली देखूँ तो इसका मतलब है कि मेरी कॉम्पिटेंसी मुझ में नहीं है। तो ठीक है, अब ये दोनों इसका प्रोसेस में पहले तो डिफाइन कर ली कॉम्पिटेंसी कहते हैं कैसे, उसके बाद में डिफाइन किया कि अच्छी गुड कॉम्पिटेंसी क्या है, बैड कॉम्पिटेंसी क्या है, और बैड कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, हम उसको गुड कॉम्पिटेंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वी कम टू कॉम्पिटेंसी सिस्टम्स। नाउ two types of systems are used to evaluate competencies. One is comparative, one is absolute. Comparative systems वो होते हैं कि एक एम्प्लॉय को आप दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी, इसमें ये कॉम्पिटेंसी है, इसमें ये कॉम्पिटेंसी नहीं है। फिर एब्सोल्यूट क्या होता है कि हम एक बेंचमार्क बनाते हैं कि जी ये एम्प्लॉय है, ये बेंचमार्क है, ये इतने ये बिहेवियर शो करेगा तो कॉम्पिटेंसी है, ये बिहेवियर शो नहीं करेगा तो कॉम्पिटेंसी नहीं है। इसे हम फर्दर इन डिटेल देखते हैं। कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट बिहेवियर मेजरमेंट सिस्टम्स हैं दो। कंपैरेटिव में क्या होता है, सिंपल रैंक ऑर्डर है, अल्टरनेशन रैंक ऑर्डर है, पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्दर उसकी टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, एसेज, बिहेवियर चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। नाउ कंपैरेटिव सिस्टम्स, comparative system of measuring behavior imply that employees are compared to one another। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं। सिंपल रैंक ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम एम्प्लॉयज आर सिंपली रैंक फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मर टू द वर्स्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर टू द वर्स्ट परफॉर्मर, हम उसको क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं कि जी 5 लड़के हैं, 5 में ये इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, इसकी परफॉर्मेंस सबसे वर्स्ट है, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस बुरी है। Alteration rank order procedure क्या है, in this system the supervisor initially lists all the employees, then the supervisor selects the best performance and the worst performer। पहला हमने रैंक ऑर्डर देखा था कि रैंक ऑर्डर सिस्टम में हम कंपेयर कैसे करते हैं एम्प्लॉयज को, कि देखते हैं कि जी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसकी है। ऑल्टरेशन रैंक ऑर्डर प्रोसीजर में क्या करते हैं कि हम मैनेजर देखता है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसकी है, उससे कम परफॉर्मेंस किसकी है, उससे बुरी और परफॉर्मेंस किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, उससे कम बुरी और परफॉर्मेंस किसकी है। In this system, the supervisor initially lists all the employees को list कर लेते हैं, उसके बाद then the supervisor selects the best performer and the worst performer, then selects the second best and the second worst, then so forth, alternating from top to bottom of all the list until all employees have been ranked। और मैंने डिस्कस किया कि जी सबसे बेस्ट परफॉर्मर, लोएस्ट परफॉर्मर, सेकंड बेस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड बेस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ बेस्ट, फोर्थ लोएस्ट, इस तरह से हम तमाम एम्प्लॉयज को रैंक कर लेते हैं। पेयर्ड कंपैरिजन, in this explicit comparisons are made between all pairs of employees to be evaluated। In other words, supervisors systematically compare the performance of each employee with all other employees। paired में क्या करते हैं कि अगर सपोज हमारे पास 3 एम्प्लॉयज हैं, A, B, C, A और B का कंपैरिजन करेंगे, B और C का करेंगे, फिर A और C का करेंगे, पेयर्स बना लेते हैं ना, A और C का किया, A का B के साथ भी बन गया, B का C के साथ भी बन गया, फिर A का C के साथ भी कर लिया, तो ये 4 पेयर्स बन गए।
अब इनका आपस में कंपैरिजन किया कि जी ए की परफॉर्मेंस जो है कॉम्पिटेंसी बी के साथ कैसी है, इन बी और ए का आपस में कंपैरिजन कर लिया, फिर बी और सी का कर लिया, फिर सी और ए का कर लिया। Forced distributions. In this system, employees are apportioned according to an approximately normal distribution. Normal distribution क्या होती है? 1 to 100%. मतलब किसी भी चीज़ को आप रैंक करते हैं कि जी जैसे मेरे पास अब 3 एम्प्लॉयज़ हैं, मैं कहता हूँ कि जी एक की परफॉर्मेंस इस डिपार्टमेंट में, टोटल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस 100% है, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है ए का 10% है, बी का 20% है और सी का 70% है। फॉर एग्जांपल 20% ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी क्लासिफाइड एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, कि जो 20% एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। 70% मस्ट बी क्लासिफाइड मीटिंग एक्सपेक्टेशन, कि जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया है 70% वो उतना ही उनकी परफॉर्मेंस है। 10% वो हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहे। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि जी 100% हम देखते हैं कि जी परफॉर्मेंस इज 100%, तो ये हम उसमें पेयर्स बना लेते हैं ना, ग्रुप्स बना लेते हैं बेसिकली, कि ये वाला ग्रुप जो है वो जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो 20% है, जो बस दरमियानी सी परफॉर्मेंस बस पूरा कर रहे हैं परफॉर्मेंस को वो 70% लोग हैं, बाकी के 10% है। फिर जो 10% है उनको फिर वो उनका प्रोसीजर है कि वार्निंग देते हैं, उसको उन्हें बताते हैं कि जी परफॉर्मेंस कम है, फीडबैक, और फिर भी ठीक नहीं करते देयर आस्क्ड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जनरल इलेक्ट्रिक, एक केस स्टडी है जनरल इलेक्ट्रिक की, इज वन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड अ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फॉर्मर General Electric CEO Jack Welch labeled General Electric's force distribution system the vitality curve. In his view, forced ranking enables managers to manage low achieving performance better. उसके ख्याल में कि जो लो अचीवर्स होते हैं वो उनको आइडेंटिफिकेशन बेहतर होती है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। General Electric's success in implementing a forced ranking system is cited as the model by many of the 20% of the US companies that have adopted it in recent years. अब जी का जो मॉडल है वो 20% of the US companies यूज कर रही हैं and it is a successful model. At GE, each year 10% of the managers are assigned the C grade. अब वो ग्रेडिंग है, वहाँ पे 10% को कम से कम C ग्रेड दिया जाता है। And if they don't improve, they are asked to leave the company. और जो आखिरी 10% होते हैं जिनको सी ग्रेड दिया जाता है, अगर वो इम्प्रूव नहीं करते तो उन्हें कहा जाता है कि आप कंपनी छोड़ के चले जाएं। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम्स। एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम्स आर दीज टाइप ऑफ मेजरमेंट्स आर इजी टू एक्सप्लेन। कंपैरेटिव सिस्टम एक तो इजी टू एक्सप्लेन होते हैं। डिसीजंस रिजल्टिंग फ्रॉम दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। They tend to control certain biases and errors made by those rating performance better than those in the absolute system. For example, leniency giving higher scores to most employees. इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कंपैरेटिव सिस्टम का वो ये भी है। एब्सोल्यूट सिस्टम में हमने क्या बात की थी कि जी एब्सोल्यूट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमने देखनी है तो हम उसको मैनेजर चेक करता है कि जी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। कंपैरेटिव सिस्टम में देखते हैं कि जी एक एम्प्लॉय की दूसरे के इन रिलेशन परफॉर्मेंस कैसी है, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो इस मेथड के अंदर कंपैरेटिव सिस्टम मेथड का एडवांटेज ये है कि बायस का चांस बहुत कम होता है। हो सकता है कि मैनेजर पर्सनली उस बंदे को लाइक करता हो जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बजाय उसको वैसे ही रैंकिंग अच्छी दे दे, लेकिन जब कंपैरिजन हो रहा होगा एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ उसकी परफॉर्मेंस का, तो वो ये बायस का जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर वो जिस तरह की एक परफॉर्मेंस शो करे जिस तरह की दूसरे परफॉर्मेंस शो करे, दोनों के रिलेशनशिप के हिसाब से वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, that is not giving any above expectation or below expectation ratings. फिर इसका एक और जो बड़ा फ़ायदा ये है
इसका कंपैरेटिव सिस्टम्स का, कि जैसे एब्सोल्यूट सिस्टम में होता है कि जी मैनेजर ने क्योंकि रेटिंग देनी है सारे एम्प्लॉयज़ की, उसने रेटिंग देनी कौन कैसा काम करता है, तो वो क्या करता है तमाम लोगों को ना बहुत अच्छा कहता है ना बहुत बुरा करता है, दरमियानी सी एक रेटिंग सबको दे देता है। जबकि कंपैरेटिव सिस्टम ऐसा नहीं होता, उसमें तो जो जिसकी परफॉर्मेंस है इन रिलेशन टू द अदर एम्प्लॉय उसी हिसाब से वही रेटिंग आती है। Disadvantages associated with use of comparative systems। पहले हमने एडवांटेजेस की बात की, अब डिसएडवांटेजेस क्या। एम्प्लॉय यूजुअली आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल ओवरऑल कैटेगरी। एक कैटेगरी बना दी जाती है, उसी के हिसाब से तमाम एम्प्लॉयज़ को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को, बुरे एम्प्लॉयज़ को, सबको इकट्ठा उनको वैल्यूएट कर देते हैं। Because the resulting data are based on ranking and not actual scores, there is no information about the relative distance between the employees। क्योंकि ये रैंकिंग उसकी बनाई होती है रादर दैन कि एक्चुअल डाटा, तो ये नहीं पता चलता कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है उससे। सर ये पता चलता है कि इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, इसकी परफॉर्मेंस 1 की 2 से बेहतर है। ये नहीं पता कि कितनी बेहतर है, कितना फार है 1 और 2 आपस में। नाउ लेट्स सी a case study using a forced distribution system at Yahoo। Yahoo Incorporation is the #1 internet brand globally and the most trafficked internet destination worldwide। Yahoo provides online products and services offering a full range of tools and marketing solutions for business to connect with internet users around the world। Yahoo Group क्या करता है कि tools और marketing solutions provide करता है businesses के लिए to connect on the internet। Yahoo is headquartered in California। The performance management system at Yahoo has utilized a forced distribution system। जो इसका performance management system है Yahoo का, उसमें forced distribution system उन्होंने incorporate किया हुआ है in the past for assessing and reviewing employee performance। In this system, all departments are required to compare employees to one another and assign top, middle and bottom performers based on a predetermined percentage that must fall in each category। उन्होंने एक परसेंटेजेस बनाई हुई है कि जी इतने % पुअर की कैटेगरी, इतने % मिडिल है, इतने % टॉप है, इतने % बॉटम है। तो उसके अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि एक दूसरे एम्प्लॉयज़ को की रेटिंग करें। Such systems are known for weeding out the bottom performers। इस तरह के सिस्टम्स के अंदर जो है जो बॉटम परफॉर्मर्स होते हैं उनको निकल जाते हैं। Yahoo has now removed the labeling of employee performance in an attempt। अब Yahoo ने क्या किया कि लेबलिंग ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है उसको रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दी, इन अटेम्प्ट टू हैव अ बेटर डायलॉग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स एंड लेस फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द डिसीजन अबाउट विच परफॉर्मेंस ग्रेड दे वर असाइंड इन द वैल्यूएशन। अब उन्होंने क्या किया है कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर से लेबल्स ख़त्म कर दिए हैं, एम्प्लॉयज़ के नाम हटा दिए हैं, सो दैट एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स जब आपस में डिस्कस करें तो वो इस बात पे ज़्यादा बहस फोकस ना करें कि उनकी परफॉर्मेंस क्यों कम आई है या परफॉर्मेंस क्यों ज़्यादा आई है, रादर दैन कि वो उन इश्यूज़ को देखें कि परफॉर्मेंस किसी की कम क्यों है, किसी की ज़्यादा क्यों है। This change has also meant comparing employees' performance to a predetermined standard and not directly to peers। और इस चेंज की वजह से एक और चीज़ जो वहाँ पे उन्होंने की वो ये कि ना सिर्फ उन्होंने कहा कि जब डायरेक्टली एक एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय के साथ जो है वो कंपैरिजन नहीं होगा बल्कि एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उन्हें कंपेयर किया जाएगा। The company has kept some of the comparisons because managers are asked to rank order the staff members to determine compensation increase and bonuses। और इसी पे उन्होंने अपना रिवॉर्ड सिस्टम भी बेस किया। Although the employees are not assigned a rank number, managers are generally expected to explain how the increase in pay compared to others in the work group। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने हर वो लेबल्स रिमूव कर दिए उसकी वजह से अब वो उन्होंने रैंकिंग जब उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी जो मैनेजर्स हैं वो कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन पे। एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्यों इसकी सैलरी उससे इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। इन समरी, the comparison have developed many different methods of assessing and reviewing employees। Yahoo gives an example of how one company has worked to find
the most effective methods with important considerations to business objectives and culture of the organization. याहू की ये केस स्टडी हमने देखी, इसके अंदर याहू का स्पेसिफिक जो है एडवांटेज ये है कि याहू ने इसको फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने कल्चर और अपने नॉर्म्स के हिसाब से उसने इसे इम्प्लीमेंट किया अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में. Now, the evolution of the force distribution system at General Electric. General Electric is one of, this is the second case study, General Electric is one of the most frequently cited companies to have utilized a comparative rating system with the force distribution. General Electric, based in Fairfield, Connecticut, provides a wide array of products and services globally to customers in areas of financial services, media, entertainment, healthcare, energy, technology, and products such as appliances and plastics. General Electric क्या करती है? फेयरफील्ड में इनका वो है बेस्ड है और ये कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अप्लायंसेज एंड प्लास्टिक्स के अंदर वो मैन्युफैक्चर करती है, उनको सर्व करती है. In recent years, the rigid system of requiring managers to place employees into three groups, top 20%, middle 70% and bottom 10%, has been revised to allow managers more flexibility. अब recent years में उन्होंने क्या किया कि तीन कैटेगरीज बना दी कि जी टॉप के जो हैं एम्प्लॉयज़ जो इनकी रैंकिंग, जिनकी परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो 20% के अंदर उनको फॉल कर रहे हैं, बाकी मिडिल में 70% हैं और बॉटम में 10% है. उस इन तीनों के हिसाब से उसे उन्होंने डिवाइड कर लिए. While the normal distribution curve is still referenced as a guideline, the reference to the 20-70-10 split has been removed and work groups are now able to have more A players or no bottom 10s. अब उन्होंने क्या कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो उन्होंने उसको एज अ रेफरेंस रखा, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि पहले इस तरह से उन्होंने 20, 10 और 70% में जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको ख़त्म करके उन्होंने अब और ए प्लेयर्स और बॉटम 10s को रिमूव कर दिए. The company did not view the force distribution system of the past as a match for fostering a more innovative culture in which taking risk and failure are part of the business climate. क्योंकि उनको नहीं लगता कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पहले पास्ट में तो ठीक है वो यूज़ करते रहे, लेकिन अब वो क्योंकि न्यू इनोवेटिव कल्चर्स के अंदर क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी लेना पड़ता है, फेलियर्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से ये सिस्टम चल सकता है. एज अ रिजल्ट द कंपनी हैज़ बिगन एवेल्यूएटिंग एम्प्लॉयज़ रिलेटिव टू सर्टेन ट्रेड्स. अब क्या किया है कंपनी ने, कुछ ट्रेड्स की जो है उनके ऊपर हमने ट्रेड्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने देखे थे पर्सनालिटी के और वो पिछले सेशंस में डिस्कस किए थे, उन पे बेस करके अब एम्प्लॉयज़ ने क्या वो जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने एम्प्लॉयज़ की रेटिंग और उनकी असेसमेंट इस पे करनी शुरू कर दी है. including one's ability to act in an innovative manner or have an external business focus. Innovative manner, external business factor, ये भी traits हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने focus करना शुरू किया. In summary, General Electric's performance management system and revisions to the system provide an example of how decisions and about how to measure performance need to consider the ramification and resulting behaviors that are encouraged or discouraged. General Electric की performance management system की जो case study है ये हमें ये बताती है कि systems को improve और या revise करने से जो हमारे decisions जो हैं वो कैसे performance management के change होते हैं, जो कि decisions change होने की वजह से या तो environment encouraging हो जाती है या employees discourage होते हैं. The consideration of culture and overall business strategy are also crucial in determining how to measure performance. अब culture और overall business भी वो ऐसे considerations हैं जो कि performance management को measure करने में help out करती हैं. So this was about the General Electric के General Electric ने कैसे पहले उसके बाद force distribution system था जिसको बाद में उन्होंने change करके trade based उन्होंने evaluation performance management evaluation system implement किया. Now coming to absolute system. In absolute system, the supervisor provide evaluation of an employee's performance without making direct reference to other employees. अब क्या है एब्सोल्यूट सिस्टम में डायरेक्ट रेफरेंस, एक एम्प्लॉय को डायरेक्टली नहीं दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते.
In the simplest absolute system, supervisors write an essay describing each employee's strength and weaknesses and make suggestions for improvement. अब क्या करते हैं मैनेजर्स, हर जब भी एवेल्यूशन करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि एक एम्प्लॉय ए है एक बी है, ए को बी से कंपेयर करें कि जी ए जो है वो बी से ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, बी अच्छा परफॉर्म नहीं करता. अब वो कहते हैं कि जी ए जो है वो अच्छा परफॉर्मर भी है, वो ये काम टाइम पे करता है, उसमें ये फ्लॉज हैं और इस तरह वो अपने फ्लॉज ठीक कर सकते हैं. वो एक ऐसे लिखते हैं उस पर. One advantage of essay is that the supervisors have the potential to provide detailed feedback to employees regarding their performance. एक उसका सबसे बड़ा essay लिखने का फ़ायदा ये कि वो जो employee है उसको detailed feedback मिल जाती है कि भाई उसकी performance क्यों अच्छी है, किन वजहों से अच्छी नहीं है, कैसे अच्छी कर सकता है. On the other hand, essays are almost totally unstructured. एक तो unstructured होते हैं. Some supervisors may choose to be more detailed than the others. कुछ supervisors जो हैं ज़्यादा डिटेल में ऐसे डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ की, कुछ डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते. A second type of absolute system involves a behavioral checklist. एक तो essay system है, दूसरा क्या है, एक behavioral checklist है, which consists of a form listing behavioral statements that are indicators of various competencies to be measured. वो एक फॉर्म होता है, उसके अंदर इंडिकेटर्स दिए होते हैं, बिहेवियर्स लिखे होते हैं कि ये टाइम पे आता है ऑफिस, नहीं आता है या नहीं आता, ऑफिस प्रॉपरली ड्रेसअप होकर आता है या नहीं आता है, सारे बिहेवियर्स के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं. तो उसको वो चेकलिस्ट पूरी करते हैं कि जी हर टिक कर देते हैं ये बिहेवियर इसमें प्रेजेंट है, ये बिहेवियर प्रेजेंट नहीं है. द सुपरवाइजर टास्क is to indicate statements that describe the employee being rated. When this type of measurement system is in place, supervisors are not so much evaluators as they are reporters of employee behavior. इस सिस्टम में क्या होता है, एब्सोल्यूट सिस्टम में, कि वो उसको एवेल्युएट नहीं कर रहे होते अपने एम्प्लॉय को, सिर्फ रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि उसमें ये अच्छाइयाँ, ये बुराइयाँ, ये इम्प्रूवमेंट वो कर सकता है. दूसरे सिस्टम में हमने जब पढ़ा था उसमें हमने कंपैरेटिव सिस्टम में देखा था कि उसमें एवेल्युएट कर रहा होता है इन रिलेशन टू द अदर कि जी ये अच्छा काम कर रहा है तो ये अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा. अब इसके केस एग्जांपल एक हम देखते हैं कि जी एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल चेकलिस्ट. एम्प्लॉय अराइव्स एट वर्क ऑन टाइम. चेकलिस्ट किस तरह की होती है जी, अराइव ऑन टाइम, नेवर, सम टाइम, ऑफन, फेयरली ऑफन, ऑलवेज. इसके अंदर हमने उसको रैंक ऑर्डर बेस में हमने देखना है जी ऑलवेज नंबर 5 है, ये ऑफन कभी आता है टाइम पे, कभी नहीं टाइम पे आता. सो इस तरह की चेकलिस्ट बन जाती है बिहेवियर्स की. देन चेकलिस्ट फॉर फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट. एंकर्स फॉर चेकलिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की हम चेकलिस्ट किस तरह बनाते हैं, 7 पॉइंट स्केल पे बनती है. ऑलवेज, कंसिस्टेंटली, ऑफन, फेयरली ऑफन, समटाइम्स, वंस इन अ वाइल, नेवर. या 5 पॉइंट स्केल पे ऑलवेज, वेरी ऑफन, फेयरली ऑफन, ओकेजनली, नेवर. या अमाउंट्स की हम कैसे बनाते हैं कि जी ऑल, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, क्वाइट अ बिट ऑफ, मॉडरेट अमाउंट ऑफ, समवॉट, नन. 5 पॉइंट स्केल पे ऑल, एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ, क्वाइट अ बिट ऑफ, सम, नन. तो ये चेकलिस्ट हैं हमारी. इसी तरह जब हम एग्जाम्पल, जब हमने बिहेवियरल चेकलिस्ट देखी तो इसी तरह के हम बिहेवियर्स मेजर करने के लिए ये चेकलिस्टें बनाते हैं जिसको हम उसके अंदर रैंक एंड ऑर्डर के हिसाब से उसे टिक कर लेते हैं. Now coming to a case study, हमने over here we have finished the chapter number 5. Now let's go through a case study on chapter 5, which is about accountabilities, objectives and standards. Below is an actual job description for a sourcing and procurement internship position that was available at Disney Consumer Products Studios. Based on the information in the job description, create accountabilities, objectives, standards for this position. आप अपने आफ्टर दिस लेक्चर आप इस केस स्टडी को दोबारा देख के ये इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं कि जी इससे आपको कौन सी अकाउंटेबिलिटीज़ आपको नज़र आती हैं इस जॉब डिस्क्रिप्शन में, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्टैंडर्ड्स क्या होंगे. तो ये आप इसको खुद डेवलप करें. टाइटल क्या है जी, ग्रेजुएट एसोसिएट सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टूडियोज. ये टाइटल है जॉब का. पोजीशन क्या है, पोजीशन एनालिटिकल सपोर्ट फॉर सोर्सिंग प्रोजेक्ट्स इम्पैक्टिंग बिजनेस यूनिट स्पेसिफिकली टारगेटिंग डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड स्टूडियोज. पहला उसकी पोजीशन का ऑब्जेक्टिव है. दूसरा क्या है जी, बेंचमार्क करंट प्राइसिंग मॉडल्स एंड डेवलप न्यू अप्रोचेस टू प्राइसिंग बाइंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यील्ड क्रिएटिव एंड बिजनेस एडवांटेज.
तीसरा है जी सपोर्टिंग द कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ स्पेंट इन्फ्लुएंस्ड specifically as it relates to business units where we have had only minor impact. चौथा है जी assist in the development of spend profiles, key stakeholder lists, saving opportunities where existing contracts are leveraged, saving opportunities in commodity areas that have not been sourced, assist in developing overall sourcing and procurement strategy for partnering with business units, specifically targeting Disney consumer products and studios. ये उस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी दी हुई कि ये वो काम करेगा. Now, what is the company? Company क्या है? The Walt Disney Company is a diversified international family entertainment and media company with 2003 annual revenues of 27.1 billion. Its operation includes theme park, resorts, filmed entertainment, including motion pictures and television shows, home video and DVD products. Records, broadcast, cable networks, internet and direct marketing, consumer products, radio and television stations, theatrical productions, publishing activities, and professional sports enterprises. सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जी टाइटल या ग्रेजुएट एसोसिएट चाहिए उन्हें सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में, और उसकी पोजीशन बता दी कि जी ये पोजीशन का कि ये काम होंगे. फिर उसके बाद कंपनी बताया कि जी ये कंपनी है. फिर बताया कि जी आइडियल कैंडिडेट क्या है. आइडियल कैंडिडेट का मतलब है उसके अंदर क्या स्किल्स, उसमें क्या नॉलेज और क्या एबिलिटीज़ चाहिए उस पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए. तो आइडियल कैंडिडेट है जी एबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स and develop hypotheses around appropriate responses, intellectual curiosity, professional commitment to excellence, superior analytical skills defined by an ability to identify and re-articulate critical aspects of a business situation from a large data pool, superior Microsoft Excel modeling skills, strong written and verbal communication skills with ability to rebuild relationships, ability to work independently, demonstrated ability to manage multiple tasks meanwhile retaining focus on project deliverables and strategic priorities. ये चाहिए उन्हें, ये abilities उनको चाहिए, ये knowledge चाहिए, ये skills चाहिए candidate के अंदर. अब opportunity कहते हैं. This will be an opportunity for an MBA intern to utilize project management skills he or she has learned in the classroom. The intern will be faced with difficult or skeptical clients and will learn how to work with them. They will have an opportunity to execute portions of the sourcing methodology and work on teams. This will also be an opportunity for those individuals who have not experienced working in corporate America and for those that have had some experience to further their learning. The intern will gain experience from working in media and entertainment industry. Though these various experiences, we hope the intern will find value in the internship we are offering. अब वो बता रहे हैं कि ऑफर क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट के लिए क्या है. तो वो इसमें अब अपॉर्चुनिटी में बता रहा है कि कैंडिडेट के लिए इसके अंदर क्या फ़ायदा है. सो गोइंग बैक टू द केस स्टडी, इट इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड. और इसमें क्या है, टाइटल दिया हुआ है, पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, और आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे कहा गया है कि ये केस स्टडी पढ़ें, पढ़ के इसकी अकाउंटेबिलिटीज़ बनाएं. अकाउंटेबिलिटीज़ क्या थे, हमने अकाउंटेबिलिटीज़ डिस्कस किए थे कि एरियाज थे, ब्रॉड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हैं, उन एरियाज के हर एरिया की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और फिर स्टैंडर्ड्स क्या हैं इस पोजीशन के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को एवेल्युएट करने के लिए, असेस करने के लिए. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी हुई हैं, कंपनी भी बताई हुई है, आइडियल कैंडिडेट भी दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि उसको नॉलेज, एबिलिटी और स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, फिर अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है. सो वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. We have concluded the chapter number 5 and we have gone through these topics today. One is we started with measuring behaviors. We talked about what are indicators, why they important, behavior को हम कैसे assess करते हैं indicators के through, कि ये वाला indicator होगा अगर किसी के behavior में तो उसका मतलब है ये behavior available है, उसका अगर नहीं है तो ये behavior available है. फिर competency के components क्या हैं, फिर comparative systems क्या होते हैं, फिर advantages of comparative systems, disadvantages. फाइनली एब्सोल्यूट सिस्टम क्या होता है
ये सारे टॉपिक्स आज हमने in detail understand किए, go through किए in this lecture. So this is now the end of this lecture. Thank you very much.